चैनल। मैं पारुल मैम फिर से आज से स्टार्ट करने जा रही हूँ आपकी केमिस्ट्री की सीरीज। आप लोग बहुत टेंशन में होंगे, मुझे पता है। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं 24 तारीख से। पहला इंग्लिश का पेपर है, फिर बाद में केमिस्ट्री है, तो कैसे कैसे क्या करें, बहुत मन में हौच-पौच चल रहा होगा। तो प्लीज़ गाइस, केमिस्ट्री की आप टेंशन तो लीजिए ही मत कि अब मैं आ गई हूँ। एक्चुअली कुछ दिनों से मैं आउट ऑफ स्टेट थी, तो इस वजह से वीडियो नहीं डल रही थी। अब अभी आप मुझसे कि मैम इतना देर हो गया, हम कैसे करेंगे। आपकी केमिस्ट्री प्रिपरेशन कराने की जिम्मेदारी अब मेरी है, तो प्लीज़ डोंट टेक टेंशन। आज से केमिस्ट्री, अभी भी हमारे पास इंग्लिश तो आप 24 तारीख को इंग्लिश आपका शायद, तो उससे आप 2-3-4 दिन पहले इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उससे भी पहले हमारे पास दिन है काफ़ी, 4-5 2-3 दिन जो भी है हमारे पास, ठीक है। टेंशन मत लीजिए। आज से मैंने सीरीज डालना स्टार्ट कर दिया है, 1 शॉट वीडियो हर चैप्टर का। आज मैं केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट कर रही हूँ। केमिकल काइनेटिक्स में बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि मैम ये केमिकल काइनेटिक्स है क्या, इसमें क्या न्यूमेरिकल करने हैं, कौन से पेपर में आएंगे। देखिए, आज जो मैंने वीडियो बनाया है वो इस मकसद से बनाया है ताकि आप वीडियो में पढ़ भी लें चैप्टर में है क्या, और PYQ भी कर ले। मैंने इस वीडियो में PYQ भी इंक्लूड करे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड करे हैं। ये पूरा वीडियो 1 शॉट है। इसके बाद आपको इधर उधर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी और कहीं और सोर्स से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस एक वीडियो से आपका केमिकल काइनेटिक्स एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम और चैप्टर्स की भी सीरीज लेंगे। हर दिन हर चैप्टर की सीरीज चलेगी। आपको बस जेन्युइनली कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, चैप्टर रीड करो, चैप्टर पढ़ो मैम के थ्रू, ठीक है। मैं जो भी पढ़ाऊंगी उसे अच्छे से पढ़ लेना, समझ में आता है कॉपी पेन में साथ के साथ करते जाना। आप वो समय नहीं आप सोचो कि हम वीडियो बाद में देखेंगे, बाद में देखोगे तो फिर बाद में ही देखते रह जाना पड़ेगा। इसलिए आराम से ध्यान से एक एक चैप्टर कर रहे हैं, बर्डन बिल्कुल नहीं ले रहा। देखो, बिल्कुल मत सोचना केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हो तो सोचो कि यार एल्डिहाइड तो हुआ ही नहीं, एल्डिहाइड कर रहे हो तो सोचो यार सॉल्यूशन तो हुआ ही नहीं। ऐसे सोचते सोचते रहोगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो मेरी मानो, भरोसा रख के आप मेरे साथ चलना है आपको 5 से 6 दिन। भरोसा रखो, आपका पूरा सिलेबस मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। जिसको ऐसा लगता है कि मैम मुझे चैप्टर में कुछ नहीं आता है, उसको चैप्टर भी आएगा, उसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने हैं, सब कुछ आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, बस आपको मेरे साथ हर दिन वीडियो के थ्रू पढ़ाई करनी है। उसमें आपका चैप्टर भी कवर हो जाएगा। चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट बात है पेपर में पढ़नी है, PYQ क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, और NCERT से कौन से क्वेश्चंस जो हमें पढ़ने हैं वो हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। तो इधर उधर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जल्दी से अब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और आप यकीन मानिए इस प्रिपरेशन के बाद आपको केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और गाइस, एक और बात है, आप लोगों को आप 12th पास कर लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है आप लोगों को CUET आप लोग देंगे DU के लिए। तो CUET के बारे में अगर कोई भी अपडेट या कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल पे ओम सर के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन हर दिन शॉर्ट्स के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में डाली जाती है। तो प्लीज़ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि आगे लोगों को दिक्कत ना हो। अभी बहुत बड़ी अपडेट आई है CUET की, जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से। ये सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो अपडेटेड रहने के लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए चैनल को, आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिलेगी। सिर्फ खुद देख के छोड़ दोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें मोटिवेशन थोड़ा सा फैक्टर होना चाहिए ना यार। और शेयर करो ताकि दूसरों को भी नॉलेज मिले, दूसरों को भी पता चले, ठीक है। और रही बात इंग्लिश की, उसकी अब आपका 24 तारीख से इंग्लिश का पेपर है, तो नेहा मैम के द्वारा इंग्लिश की सीरीज चलाई जाएगी 2 डेज, 2 दिन के बाद या शायद 1 दिन के बाद नेहा मैम के द्वारा इंग्लिश की सीरीज चलाई जाएगी। उस सीरीज में आपका इंग्लिश का जो सिलेबस है लिटरेचर का वो कवर किया जाएगा, आपका राइटिंग सेक्शन कवर किया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ अपडेटेड रहे और बस सब भूल जाए, एक लंबी सांस ले और सब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। आराम से सुनिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, केमिकल काइनेटिक्स। आज जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उस टॉपिक्स में हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स, मैंने एक्चुअली ये 3 टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं और 2-3 टॉपिक और कराऊंगी, और उस चैप्टर में इतना ही करना है। इस चैप्टर में ज़्यादा में इतना बिल्कुल भी वो नहीं करना हो, एकदम बड़ा हवा नहीं बनाना कि मैम कैसे होगा ये चैप्टर, मतलब हम कैसे करेंगे ये चैप्टर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर। नो, इट इज़ वेरी इजी चैप्टर एंड इट्स न्यूमेरिकल्स आर ऑल्सो वेरी इजी। सो डोंट बी अफेयर ऑफ दिस चैप्टर। ऑल्सो प्लीज 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 आराम से एकदम पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट ऑन आवर फर्स्ट टॉपिक।
केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, पहले हम धीरे टॉपिक समझते हैं, मुझे जिस टॉपिक से लगे हमें कहाँ से करने की जरूरत है, कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपको इम्पोर्टेंट है करने हैं, वही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। पहला टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। ठीक है, क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स, नाम से याद रखो। मैंने क्या बोला था, केमिस्ट्री आप सोचते हो कि बहुत बड़ा है, नाम से एक चीज सुनाओ, केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मतलब किसी चीज की मूवमेंट, काइनेटिक्स मतलब किसी चीज की मूवमेंट हो रही है। जब केमिकल की जो मूवमेंट हो रही है उसी से रिलेटेड बात हो रही है। मतलब चलिए, अपने आपको याद होगा अपने 11th में थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर पढ़ा था। थर्मोडायनामिक्स क्या बताता था, थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता था कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। फिजिबल है कि मतलब इट कैन कैरिड आउट और नॉट, मतलब वो कौन से टेम्परेचर पे होगा, कौन से प्रेशर पे होगा, मतलब इट इज फिजिबल और नॉट। तो वो ब्रांच ऑफ स्टडी हमने किसके अंदर करी थी, थर्मोडायनामिक्स के अंदर करी थी। एंड in which direction it will take the reaction, in forward direction or in backward direction, किस डायरेक्शन में रेट ऑफ द रिएक्शन जाएगा, ये हमने किस में पढ़ा था, इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रिएक्शन हो तो रहा है पर किस स्पीड से हो रहा है। अब कहोगे मैम ये क्या मतलब है, किस स्पीड से मतलब क्या होता है। देखो, आपने देखा होगा, अब एक हम घर में एक नया आयरन खरीद के लेके आए। ठीक है, हमने देखते हैं ओवर एन ईयर्स एंड ईयर्स इट स्टार्ट्स गेटिंग ब्राउन, उस पर एक ब्राउन सी लेयर बन जाती है। ठीक है, उस ब्राउन की लेयर को आप बोल देते हो, ये तो हिंदी में जंग बोलते हैं, इंग्लिश में कोरोजन बोलते हैं, और आयरन के केस में रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो रस्टिंग से क्या होता है, रस्टिंग जैसी ही लगती है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आयरन अंदर से खोखला होने लगता है। अब ये रिएक्शन क्या नाम है, आधे ही तो नहीं हो गया, इसने कुछ समय लिया, बहुत स्लो रिएक्शन था। तो यही पता करने के लिए कि रिएक्शन की क्या स्पीड हो सकती है, क्या रेट हो सकता है। रेट मतलब किस रेट से, किस स्पीड से वो काम कर रहा है। मतलब जैसे रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब होता है कि कोई भी रिएक्शन किस स्पीड से चल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे बोलते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। यही रेट ऑफ द रिएक्शन पढ़ने के लिए जो हम केमिस्ट्री की वो पढ़ते हैं ब्रांच, वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन किस स्पीड से चल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक केमिकल काइनेटिक्स का समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थर्मोडायनामिक्स बताता है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, इक्विलिब्रियम बताता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और केमिकल काइनेटिक्स बताता है कि रिएक्शन का रेट मतलब स्पीड किस रेट से चलेगा, मतलब स्लो रेट से चलेगा या हाई रेट से चलेगा। ठीक है, वो केमिकल है। तो आज हम स्टार्ट में इसके बारे में पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट बात आती है, केमिकल काइनेटिक्स किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपको मतलब किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मतलब ये होता है कि उस लोहे को एक सूखी जगह ले जाओ और उस लोहे को, जो लोहा है मतलब आयरन है, लेट्स टेक दैट 2 पीस ऑफ आयरन एंड 1 एट अ ह्यूमिड प्लेस एंड 1 एट अ ड्राई विंडी प्लेस। ठीक है, what we see that after 1 or 2 days that iron, जो आयरन ह्यूमिड प्लेस में है उस पे रस्टिंग स्टार्ट हो गई है, और जो आयरन ड्राई प्लेस पे है उस पे रस्टिंग होने में भी समय है। क्यों, ह्यूमिड प्लेस पे वहाँ का कंडीशन, वहाँ का टेम्परेचर, एक ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी है, हवा भारी है, हवा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी है ना, तो वहाँ का टेम्परेचर भी अलग होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसपे केमिकल काइनेटिक्स डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, चलिए हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की। वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन आगे बढ़ेगा, इसके बारे में डिटेल में मैं आगे बताऊंगा आपको। प्रेशर, ठीक है, कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन मतलब किसी चीज़ की कितनी कंसेंट्रेशन है, कितनी क्वांटिटी है, वो कितना है। ठीक है, सरफेस एरिया और एक्टिवेशन एनर्जी। ये वर्ड आपके लिए मुझे पता है बहुत नया है, अभी मैं आपको समझाऊंगी, समझ में आ जाएगा। एट लास्ट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट जो रिएक्शन का रेट बढ़ाने में काम आए,
जो रिएक्शन में खुद ना घुसे, मतलब कैटलिस्ट इज दैट सब्सटेंस व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, खुद रिएक्शन में नहीं घुसता है बट रिएक्शन का रेट बढ़ाता है, उसको स्पीड अप कर देता है, जो रिएक्शन धीरे धीरे हो रहा होता है उसको स्पीड बढ़ा देता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स इसमें हमारा क्या नाम है, रेट ऑफ द रिएक्शन, सॉरी केमिकल काइनेटिक्स नहीं यहाँ पे आएगा, कौन कौन सा फैक्टर है जिसमें हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, कौन कौन सा है, रिएक्शन है गाइस, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया, एक्टिवेशन एनर्जी और कैटलिस्ट। ठीक है, ये फैक्टर्स आप एज इट इज ऐसे के ऐसे ही याद कर लीजिए, क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अभी से टिक करना स्टार्ट कर लीजिए, यहाँ साइड पे स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन आया है ये आपके मैं आपको ईयर बता दूंगी, क्वेश्चन आया है ऑन विच फैक्टर्स, राइट एनी 2 फैक्टर्स ऑन विच केमिकल काइनेटिक्स और रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स। तो रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया एंड एक्टिवेशन एनर्जी। अंडरस्टूड? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके फिर आगे वो कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन आता है बहुत बार, ये सिस्टम आप कर लो कि फैक्टर्स, किन फैक्टर्स पे रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्चुअली में रेट ऑफ द रिएक्शन होता क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब होता है सिंपली, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, रेट ऑफ द रिएक्शन इन सिंपल लैंग्वेज मीन्स स्पीड ऑफ द रिएक्शन। अब गाड़ी की स्पीड हम कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं गाड़ी की स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार इन द गिवन टाइम पीरियड, जो समय, जो टाइम दिया हुआ है उसमें कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो होता है उसका स्पीड। यही केमिकल रिएक्शन है, द रेट ऑफ द, किस स्पीड से केमिकल रिएक्शन चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे बोलते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। अब 2 तरह के रेट ऑफ द रिएक्शन होते हैं, एक एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। कौन कितने तरह के रेट ऑफ द रिएक्शन होते हैं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया है, एक ही क्वेश्चन निकला है मेरे मुंह से गाइस, याद रखिएगा। वो एक क्वेश्चन कौन सा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, और वो फैक्टर्स मैंने अभी आपको लिखा दिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन 2 तरह के होती है, जैसे समझने के लिए है इंस्टेंटेनियस और एवरेज। एवरेज, सबसे पहले हम एवरेज की बात करते हैं, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, वेट अ मिनट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब क्या होता है, सपोज करो मैंने एक स्टूडेंट है, मैंने उसको बोला कि सपोज हम किसी का नाम रख लेते हैं, कोई भी नाम रख लेते हैं, नाम रख लिया हमने दिशा। ठीक है, दिशा नाम की एक स्टूडेंट है, मैंने उससे बोला कि दिशा मैं आपको ये रिएक्शन करने के लिए दे रही हूँ 12 बजे। ठीक है, मुझे 12:10 पे बताइएगा रिएक्शन का क्या स्पीड है, क्या स्पीड है। 12 बजे रिएक्शन करने के लिए दिया और 12:10 पे पूछा, फिर 12:20 पे पूछा, तो 10-10 मिनट का टाइम इंटरवल है इन लोगों के बीच में, ध्यान से देखिएगा 10-10 मिनट का टाइम इंटरवल है। तो जब एक टाइम इंटरवल के बीच में हम रेट ऑफ द रिएक्शन चेक करते हैं, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल है ना, टाइम इंटरवल सबके बीच में 10-10 मिनट का गैप है, तो जब एक टाइम इंटरवल के बीच में हम रेट ऑफ द रिएक्शन चेक करते हैं, मैं कहती हूँ दिशा मैं 12 बजे आई थी, मैं आपको 12:10 पे चेक करूंगी, तो एक टाइम इंटरवल रहा ना बीच में, उसे बोलता है एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। अभी कैसे निकालते हैं, हमें पता है रिएक्शन, सपोज करो यहाँ हमारी R1 कंसेंट्रेशन थी और यहाँ R2, ठीक है, तो हमें पता है R2 माइनस R1, ये दोनों हमें पता है समय के साथ साथ रिएक्टेंट कम होता है, ये R1 T1 टाइम पे था और ये T2 टाइम, T2 माइनस T1, तो क्या हो जाएगा डेल R बाय डेल T। अब हमें पता है कि बाय द पीरियड ऑफ द टाइम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑलवेज डिक्रीजेस, हमें ये पता है ना, कंसंट्रेशन घटेगा तभी तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटेगा तभी तो प्रोडक्ट बढ़ेगा ना, तो R1 से R2 जाने में कंसंट्रेशन घटा होगा, मतलब ये R1 माइनस R2 कर दो, सॉरी ठीक है, माइनस T2 कर दो, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि रिएक्टेंट का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस में रहेगा, क्योंकि इट इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट समय के हिसाब से घटता है, वो कम होगा तभी तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। चलिए अब हम बात करें प्रोडक्ट की। अब रिएक्टेंट
इसी तरह अगर प्रोडक्ट समय के साथ घट रहा है तो प्रोडक्ट भी समय के साथ बढ़ रहा होगा। प्रोडक्ट का हमेशा साइन हम प्लस में लेते हैं। प्लस में क्यों लेते हैं? प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए रिएक्टेंट के आगे हमेशा हम माइनस लेते हैं। अभी मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सिखाऊंगी, और प्रोडक्ट के आगे हमेशा हम प्लस लेते हैं, ठीक है? ये बात याद रखनी है आपको। हम इसके आगे प्लस क्यों लगाते हैं? प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रिएक्टेंट के आगे माइनस लगाते हैं बिकॉज रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हम कह सकते हैं अगर इसका नॉर्मल ग्राफ बनाने को आपको कहा जाए कि रिएक्टेंट और टाइम का ग्राफ बनाओ नॉर्मल, तो ग्राफ बनाना बहुत इजी होता है गाइस। ग्राफ से कभी मत बनाना। ये ग्राफ आ गया, क्वेश्चन में बहुत बार आता है, बोल रहे हैं रिएक्टेंट और टाइम का ग्राफ बनाओ। हमें पता है समय के साथ साथ अगर मैं टाइम बढ़ाऊँ, अगर रिएक्टेंट कम होगा तो समय के साथ टाइम बढ़ेगा, ये ग्राफ बन गया। अगर रिएक्टेंट कम होगा तो समय के साथ टाइम बढ़ेगा। यहाँ रिएक्टेंट कम हो रहा है तो टाइम बढ़ रहा है, ग्राफ से ज़्यादा टाइम बढ़ रहा है ना, मतलब अगर रिएक्टेंट कम होगा जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिएक्टेंट कम होता जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट इसी तरह प्रोडक्ट का देख लेते हैं। तो हमें पता है समय के साथ साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। समय के साथ साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज करने में प्लस चार्ज लगा और रिएक्टेंट घट रहा था तो माइनस चार्ज लगा, ठीक है? ये एवरेज क्यों था? बिकॉज यहाँ पे मैंने दो टाइम इंटरवल के बीच में करा है। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन गाइस। इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं ना आप लोग, कहते हैं नहीं इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट मतलब क्या? वो चीज कौन सी चीज होती है जो मुझे फटाक से चाहिए, मुझे कोई भी टाइम देने नहीं चाहिए, वो इंस्टेंट होता है। तो यही रिएक्शन की बात है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है जब मैंने 12 बजे रिएक्शन दिया और मैं 12 बजे आके दिशा से पूछ रही हूँ कि दिशा अब अभी एग्जैक्ट मुझे रिजल्ट चाहिए, क्या रेट ऑफ द रिएक्शन है, ना 12:01 ना 12:02, मुझे एग्जैक्ट अभी बात चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। इंस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है? तो इस केस में क्या होता है? डेल मतलब ऑब्वियसली डेल का मतलब क्या होता है? दो चीजों के बीच में डिफरेंस। अगर डिफरेंस रहा ही नहीं ना, डिफरेंस रहा मतलब 12 बजे ही मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पे डेल टेंड्स टू 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझे? फिर से समझते हैं। इंस्टेंट का मतलब होता है बीच में कोई टाइम इंटरवल नहीं है। एवरेज में टाइम इंटरवल था 12 से 12:10। इंस्टेंट में मतलब जो टाइम दिया उसी टाइम एग्जैक्ट रिजल्ट बताओ रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है। तो इस टाइम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन में डेल की जगह डी आ जाता है, dr/dt माइनस रहता है क्योंकि समय के साथ वो घट रहा है, और प्रोडक्ट समय के साथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, dp/dt। सिंपल। अभी डी क्यों लिखा? ये डी होता है जब डेल टेंड्स टू 0 हो जाता है। डेल मतलब दोनों का एवरेज, दोनों का डिफरेंस नहीं है कि दोनों, अब पहले एवरेज में दोनों का डिफरेंस था, दोनों के टाइम इंटरवल थे, पर जब इंस्टेंटेनियस आ जाता है तो दोनों का डिफरेंस खत्म हो जाता है क्योंकि मैं तो इंस्टेंट किसी एक टाइम की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे डेल जो होता है वो 0 हो जाता है और उसकी जगह डी आ जाता है। dr/dt माइनस में रिएक्टेंट घट रहा होता है, dp/dt प्लस में प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, दिस इज रेट ऑफ द रिएक्शन। लेट्स टेक एन एग्जांपल हाउ कैन वी राइट अ रेट ऑफ द रिएक्शन यूजिंग अ गिवन सिचुएशन, यूजिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है? ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन लिखती हूँ मैं, आपको करके दिखाती हूँ करते कैसे। H2 plus Cl2 gives HCl2, ये होता है। लेट्स राइट रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन। क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, आपको ऐसे कोई रिएक्शन दे दिया जाएगा, मैं आपको PYQ भी दिखाऊंगी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। ऐसा कोई आपको रिएक्शन दे दिया जाएगा, बोलेगा इसका रेट ऑफ द रिएक्शन को, तो बहुत ईजी है। प्रोडक्ट हमारे रिएक्टेंट दो है, DH2/T माइनस में H2 रिएक्टेंट है माइनस में। जिस एक बात ना दिमाग में फीड कर लो, जिस रेट से रिएक्टेंट घटता है, जिस स्पीड से रिएक्टेंट घटता है उसी स्पीड से प्रोडक्ट बढ़ता है। सिंपल। मतलब जिस स्पीड से ये घटेगा, तराजू देखा है ना, जब ये नीचे जाता है तो वो ऊपर जाता है, तराजू समझो, जिस स्पीड से नीचे जाएगा रिएक्टेंट उसी स्पीड से प्रोडक्ट ऊपर बढ़ेगा, दोनों की स्पीड बराबर रहेगी। रेट ऑफ द रिएक्शन, प्रोडक्ट जिस स्पीड से घटेगा, सो रिएक्टेंट जिस स्पीड से घटेगा उसी स्पीड से, उसी रेट से प्रोडक्ट बढ़ेगा। मतलब ये दोनों रिएक्टेंट है, ये दोनों भी सेम रेट से घटेंगे। दूसरा रिएक्टेंट कौन है? Cl2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
अब प्रोडक्ट कौन है हमारा? प्रोडक्ट है HCl। यहाँ प्लस लगेगा क्योंकि प्रोडक्ट है। इक्वल इक्वल की लगा लूं, ये दोनों सेम रेट से घटेंगे, जिस रेट से घटेंगे डिक्रीज होंगे, एट द सेम रेट इट विल इंक्रीज। ओके, और इसको आगे 2 है, इसको कोई यूज ही नहीं किया, यूज करेंगे। इसे क्या बोलता है? स्टोइचियोमेट्रिक या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको कुछ नहीं करना, ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है इसके आगे कुछ नहीं था इसलिए मैंने नहीं लगाया। इसके आगे ये होता है, इसे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। इसको हमें अपॉन में लिख देना है। 2 था 1/2 हो गया, इजी खत्म। यही होता है रेट ऑफ द रिएक्शन। जब भी कोई रिएक्शन आए उसका रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है, तो अगर आपको ये वैल्यू पता है तो वो जो इसके लिए वैल्यू आएगी वो इसके बराबर भी होगी और प्रोडक्ट के बराबर भी होगी। बस माइनस प्लस का चक्कर होगा। रिएक्टेंट में हमेशा माइनस लगेगा बिकॉज इट विल डिक्रीजिंग, और प्रोडक्ट में हमेशा प्लस लगेगा। और जो भी वो होता है क्या कोएफिशिएंट होता है वो हमेशा अपॉन में लिख जाता है। ठीक है, ये होता है रेट ऑफ द रिएक्शन। ये लिखना आता है, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चा बिल्कुल भी आप घबराइएगा मत, पैनिक मत होइएगा कि मैम ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, सब आएगा। अब हमने चैप्टर स्टार्ट ही तो किया है। सोचो आज तुम केमिस्ट्री की पहली क्लास में हो, सोचो आज तुम केमिस्ट्री की पहली क्लास में हो, और हम जब खत्म कर लेंगे तो आपको केमिकल काइनेटिक्स आता होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो पैनिक नहीं करना बिल्कुल भी, चलिए स्टार्ट। और गाइस बीच बीच में आप लोग कमेंट भी करते रहिए। बात करनी बहुत जरूरी है, कि इंटरेक्टिव सेशन होता है तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कमेंट करते रहिएगा। और आपको इस चैप्टर में, अगर इस चैप्टर करवाने के बाद भी वैसे तो कोई डाउट नहीं बचेगा, पक्का श्योर हूँ, बट अगर फिर भी डाउट बचता है, फिर भी बचता है, कुछ बच्चों का डाउट बच जाता है, तो अगर बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं, हमने क्या पढ़ा था? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। और सबसे पहले किस फैक्टर का नाम था? रिपीट करते हैं, किस फैक्टर का नाम था सबसे पहले? टेम्परेचर का नाम था। टेम्परेचर नाम सबसे पहले था, पर हम सबसे पहले कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। मेरा मन है, मैं कंसंट्रेशन पढ़ाना चाहती हूँ सबसे पहले। ठीक है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हिंदी में क्या बोलते हैं? मात्रा। मात्रा मतलब हिंदी वाली मात्रा मत सोच लेना, AEU, हिंदी वाली मात्रा नहीं है। मात्रा कंसंट्रेशन का मतलब होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज की क्वांटिटी। ठीक है, तो एक रेट, अब हम कहा क्या पढ़ रहे हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है? कैसे डिपेंड करता है? रेट ऑफ द रिएक्शन हमेशा डिपेंड करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। क्या बोला मैंने? रेट ऑफ द रिएक्शन हमेशा डिपेंड करता है किसकी? कंसंट्रेशन पर, रिएक्टेंट। कुछ बच्चे ये कहेंगे मैम रिएक्टेंट क्या होता है? तो रिएक्टेंट वाले ऐसे क्वेश्चन मत करना, 12th पास करने वाले हो। रिएक्टेंट मतलब जिनको हम मिला रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। जब भी हम रेस स्टार्ट करते हैं ना, हम रेस स्टार्ट, हम देखते हैं हम भाग रहे हैं, हम फिनिशिंग लाइंस के पास 5, अगर हम एकदम, जैसे हम स्टार्टिंग में तो बहुत तेज भागते हैं। मैं लॉन्ग रन की बात नहीं कर रही हूँ, मैराथन वहाँ भागने में चले जाना, उसका एग्जाम्पल मत सोच लेना। मैं बात कर रही हूँ शॉर्ट 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस की। 100 मीटर और 200 मीटर रेस में डिस्टेंस ही कम होता है, तो लोग भागना तेज स्टार्ट करते हैं। जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो भागना तेज स्टार्ट करते हैं, पर जैसे फिनिशिंग लाइन के पास एकदम पहुँचने वाले होते हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं बात कर रही हूँ लास्ट वाला बंदा तो तेज ही भाग रहा होता है, फर्स्ट वाले बंदे की बात कर रही हूँ मैं। जब फर्स्ट वाला बंदा जब फिनिशिंग लाइन के पास पहुँचने वाला होता है, जस्ट पास होता है, उसकी स्पीड थोड़ी पीछे थोड़ी धीरे हो जाती है। मतलब कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा स्पीड उतनी ज़्यादा, और डिस्टेंस जैसे कम हो गया स्पीड कम हो गई। यही बात करनी है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, रिएक्शन का रेट मतलब रिएक्शन की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। क्या समझे? अगर 900 ग्राम रिएक्टेंट है तो स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, वही 10 ग्राम रिएक्टेंट है तो स्पीड बहुत कम होगी। तो रेट ऑफ द रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, किस पे करता है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा होगी। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, जैसे कम की तरफ, हम जैसे कंप्लीशन की तरफ जाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है ना। चलो अब तो कंप्लीट होने वाला है फाइनली, है ना, हो जाती है ना।
अब जैसे आप लोगों के पेपर खत्म होने वाले होंगे तो आप थोड़ी चैन की सांस लोगे, उफ पेपर खत्म होने वाले हैं। तो जब ज़्यादा होता है तो हम ज़्यादा स्पीडी से करते हैं। अभी आप लोग बहुत स्पीडी में होंगे, सारी बुक्स उलट दी होगी अपने, पता नहीं ऐसी कौन सी बुक्स होती हैं, सारी वो कर दी होगी, सब पढ़ लेंगे। तो जैसे टाइम करीब आएगा, पेपर खत्म होगा, आप एक साय लोगे, एक रिलीफ ऑफ साय लोगे, पेपर खत्म हो गए। वही है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा स्पीड उतनी ज़्यादा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना कम स्पीड उतनी कम। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ गई। चलिए इससे एक रेट लॉ निकालते हैं, इंपॉर्टेंट चीज रेट लॉ। चलो एग्जाम्पल ले लिया, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। A और B क्या है हमारा रिएक्टेंट और C और D क्या है हमारा प्रोडक्ट। चलो मैंने बोला रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और B। मैंने अभी बताया कि रेट ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, रिएक्शन का कंसंट्रेशन घटेगा तो रेट घटेगा। तो ये क्या हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये प्रोपोर्शनल टर्म के लिए क्या देना पड़ता है, कोई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट दे दिया। ठीक है, ये जो चीज बनी है बस इजी था ना, ये जो चीज बनी है इसे हम बोलते हैं रेट लॉ। ठीक है, इसे बोलते हैं रेट लॉ, इसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये है रेट। ठीक है, रेट मतलब वही रेट ऑफ द रिएक्शन। क्या होता है ये रेट ऑफ द रिएक्शन, dR/dt। ठीक है, बस इस पूरे एक्सप्रेशन को रेट लॉ बोलते हैं, इसकी को रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ये दोनों रिएक्टेंट है और ये रेट है। रेट को क्या बोलते हैं, रेट रिएक्टेंट का रेट क्या होगा, रिएक्शन का कंसंट्रेशन जो कम हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट। ठीक है, रेट लॉ की डेफिनेशन आती है आपके पेपर में, अभी लिख लो। ये एक्सप्रेशन आपको निकालना आना चाहिए, निकालना चाहिए एक्सप्रेशन, आप समझ ही गए होंगे कैसा होगा। रेट लॉ की एक्सप्रेशन रेट लॉ डिफाइन करने के लिए आता है आपको। अगर आप ध्यान से देखो एक्सप्रेशन देख के भी आप रेट लॉ डिफाइन कर सकते हो। व्हाट इज रेट लॉ, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन विच डिराइव्स रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, सामने दिख रहा है, एंड विच आल्सो हैव अ रेट कांस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ k। ठीक है, एंड दिस पावर ईच रेज टू, सपोज करो इसके आगे n या m ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता, एंड ईच कंसंट्रेशन रेज टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। खत्म। व्हाट इज रेट लॉ, वापस डिफाइन करते हैं। रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन विच ईच कंसंट्रेशन इज रेज टू पावर विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। खत्म। काफी बड़ी थी ना, और आ गई होगी ना। तो बस एक प्यारी सी सांस लो, सब कुछ इसे इतना से याद करना था। चीजों को आसान बनाओ, डेफिनेशन रटोगे तो बहुत होगी। इसको देख के बनाओ डेफिनेशन, इसको देखोगे तो आराम समझ जाएगी। मैम ने भी इसको देख के नहीं, मैम रट के नहीं आई है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको वहां से पहले तो मैं रेट लॉ की डेफिनेशन रट के आऊंगी, इसको देख के भी जस्ट बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो रेट लॉ की डेफिनेशन आनी चाहिए, ये सब आना चाहिए। ये n और m क्या स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अगर यहाँ 2 और 1 होता तो ऊपर 2 और 1 पावर हो जाती। चलिए आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब रेट लॉ तो हो गया, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, रेट लॉ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। रेट लॉ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, चलो अब कोई रिएक्शन ले लेते हैं। सपोज करो मैंने ले लिया N2H2 प्लस N2 इन द प्रेजेंस ऑफ Pt। इसकी वजह एक कोई और रिएक्शन लेते हैं, N2H2 की वजह लेते हैं हम, क्योंकि इसका आगे बनी वो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, N2H2Cl2 यहाँ HCl दे रहा है 2। इसका पहले रेट लॉ लिखते हैं। रेट लॉ अभी जो पीछे करा था, रेट लॉ क्या होता है, रेट इक्वल टू K H2 Cl2। ठीक है, ये H2Cl2 जो 2 नीचे, इसे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मत समझना, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा आगे लगता है, हमेशा आगे लगता है। ठीक है, इनके ऊपर कुछ नहीं लगा है मतलब 1 मान लो। ठीक है, सपोज करो यहाँ भी 1 मान लो, यहाँ भी 1 मान लो, क्योंकि क्या कुछ नहीं लगा। तो जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है
n से डिनोट करते हैं, जो x प्लस वाई होता है। और यहाँ x क्या है, x इसे हम x कहते हैं पहले वाले रिएक्टेंट की पावर को, और दूसरा रिएक्टेंट की पावर को y कहते हैं। बस कुछ नहीं करना, पावर्स ऐड कर दो, 1 प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या आई 2। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मतलब सिंपली एडिंग ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक पावर्स। तो पावर्स ऊपर दी होती है रिएक्टेंट के ऊपर, रेट लॉ में रिएक्टेंट के ऊपर पावर्स दी होती है, इन्हें ऐड करना ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी 1, 2, 0, डेसिमल और फ्रैक्शन। ओके, कोई भी आ सकती है। सिंपली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को n से डिनोट करते हैं। इट इज द एडिंग ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक पावर। ये पावर जो होती है, चलो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटल डाटा थोड़ा अलग हो जाता है, तो हम इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके इसको थोड़ा थ्योरेटिकल डाटा बनाते हैं। ये स्टोइचियोमेट्रिक पावर जो होती है, सॉरी, यहाँ पे लगाना होता है। ठीक है, चलिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन समझ में आ गया। यहाँ 1 प्लस 1 2, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपके एनसीईआरटी का आउट टेक्स्ट का सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, कर जाओ। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, ये दो ही बातें याद रखनी है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इट कैन बी 0, 1, 2, 3, फ्रैक्शन और डेसिमल। खत्म। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, बस आंखों से देखो, हर चीज में पेंसिल लगाने की जरूरत नहीं होती है। यार मैथ्स, आप लोगों में से बहुत सारे मैथ्स स्टूडेंट्स होंगे, कुछ लोग पीसीबी होंगे, मैं मैथ्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, पीसीबी में पी आता है, फिजिक्स, उसे हम भूल नहीं सकते। जब भी हम कोई क्वेश्चन हमें ना ऐसा लगता है कि हमें आता है ना, तो उसमें पेंसिल लगाने की जरूरत नहीं है। पेंसिल लगाने की जरूरत नहीं मतलब ये नहीं पेंसिल लगा के छोड़ो, पेंसिल लगाने की जरूरत है मतलब कि उस क्वेश्चन को जो चीज़ आंखों से बन रही है उसमें पेंसिल लगा के टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। उसके अलावा वो क्वेश्चन करो जो आपको लगता है कि नहीं ये नहीं बनेगा मुझे, इससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा, वो चीज़ भी होगी। अब ये नहीं कह रही आंखों से करने का मतलब उसे देखा ही नहीं, क्वेश्चन नंबर आंखों से देख लें, मैम ने कहा था क्वेश्चन नंबर आंखों से देखना, आंखों से देखना ना। एक बार मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अपने मन में उसे बना लिया, बात खत्म हो गई वहीं पे। ठीक है, अगर सोचो कैलकुलेशन भी घर से रट के जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे जितना अपने माइंड को बुद्धू बना पढ़े, मूवीज देखते आ रहे हैं, माइंड को जितना रिलैक्स करना है उसको थोड़ा बुद्धू बनाना पड़ता है। और बुद्धू ये बनाना पड़ता है बेवकूफ़ बनने, इसका मतलब है बस क्वेश्चन को आंखों से बनाया, दिमाग में फीड हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ तुम्हें थोड़ा सा डाउट लगे कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, उससे बनाओ, इससे चीज़ें आसान हो जाएगी, हर क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसको बिल्कुल भी हाथ में लगाने की जरूरत नहीं है, इसको तो आंखों से बनाना है। प्लस माइनस में हाथ लगाओगे क्या, 12th क्लास स्टूडेंट्स हो आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कर लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी, अब इसका आगे भी यूज आएगा। नेक्स्ट है मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। ऐसा रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाए, खत्म हो जाए, उसे बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जो बहुत स्टेप ले, बहुत टाइम ले, बहुत ज़्यादा स्टेप में हो रहा है, 10 स्टेप में खत्म हो रहा है, उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फिर से जो चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है ना, बहुत टाइम लेती है ना, तो जो ऐसा रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाए, एलिमेंट्री रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जो बहुत सारे स्टेप्स में हो, बहुत सारे टाइम ले, बहुत ज़्यादा स्टेप्स में हो रहा है, दिमाग थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर दिया, इरिटेट कर दिया, बहुत स्टेप्स में हो रहा है, तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। खत्म। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है। ये सिर्फ जानने की थी, अब यूज आगे आएगा। मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन का मतलब होता है एक रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट, कितने आयंस, कितने मॉलिक्यूल, कितने एटम पार्ट ले रहे हैं रिएक्शन करने के लिए। मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की। एक रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट, वो चाहे आयंस हो, चाहे एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, कितने लोग, कितने रिएक्टेंट पार्ट ले रहे हैं, वही होता है रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी। जैसे H2Cl2 HCl, ये मत कहना मैम आपका फेवरेट एग्जाम्पल है क्या, हाँ फेवरेट है यार, थोड़ा तो इससे तुम्हें समझ में जल्दी आ जाएगा ना। ठीक है, यहाँ से देखो, दो रिएक्टेंट है, दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 1, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब आगे। तो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट पार्ट ले रहे हैं, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट पार्ट ले रहे हैं, तो मोलिकुलैरिटी कितनी हुई, मोलिकुलैरिटी भी 2 हुई। तो ये क्या हुआ, ये बायोमोलिकुलर हुआ। बायोमोलिकुलर मतलब 2 मोलिक्यूल पार्ट ले रहे हैं। समझ में आ गया। अब इसी तरह इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, HCl को हीट करोगे तो H2 और Cl2 निकलेगा,
या अब यहाँ पे रिएक्टेंट ये है और ये कितने कितने रिएक्टेंट पार्ट ले रहे हैं, बैलेंस करोगे तो आगे 2 आ जाएगा, इसमें भी 2 HCl पार्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी क्या हुई 2। हमें ये नीचे नंबर से मतलब नहीं है, हमें आगे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा होता है वही कंसंट्रेशन का है। ये जो 2 है ये हुई इसकी मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो ये क्या हुआ बायोमॉलिक्यूलर। क्लियर, मॉलिक्यूलरिटी समझ में आ गया। मतलब एक सिंपल रिएक्टेंट में कितने आयंस, ये आयंस भी हो सकते थे पर सिर्फ रिएक्टेंट को देखना है हमें, कितने प्रोडक्ट सॉरी कितने आयंस कितने एटम पार्ट ले रहे हैं, वो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन आती है। बात खत्म। अगर ये एक स्टेप में हो रहा है, 2-3 प्रोडक्ट 2-3 रिएक्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं। सपोज को 10 रिएक्टेंट है, 10 रिएक्टेंट हो गए तो ये तो दिमाग हमें दिख ही रहा है, मैं आपको बोलूँ 10 रिएक्टेंट 10, अगर आपका काम सपोज करो एक जगह आपको फॉर्म आपने देखा होगा ऑफिस में या किसी हॉस्पिटल जाओ तो आपने बहुत बार देखा होगा वहाँ के ना स्टाफ बहुत इरिटेटेड रहता है। बहुत बार हमारा सबसे बेसिक कॉमन एग्जाम्पल, इरिटेटेड क्यों रहता है, उनकी भी गलती नहीं, इरिटेटेड इसलिए रहता है उनके पास यार वो एक इंसान हैंडल करने के लिए हमारे डॉक्टर, ठीक है, पर उनके ऊपर 20 से 30 से, वो तो मैं बहुत कम नंबर्स बोल रही हूँ, पर डे का तो 100 से ऊपर पेशेंट्स आते हैं। तो वही बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारा काम, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन, कॉम्प्लेक्स हो गया काम। मॉलिक आप यही ज़्यादा रिएक्टेंट तो रिएक्शन एक बार में नहीं हो पाएगा, ये एलिमेंट्री ना होकर रिएक्शन कैसे हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब तुम बोलोगे मैम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम किस वाले को देखेंगे, हम किस वाले रिएक्टेंट को देखेंगे, हम मॉलिक्यूलरिटी किससे निकालेंगे। अच्छा क्वेश्चन तो अच्छा करा तुम लोगों ने। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम उस स्टेप को देखेंगे जो स्टेप सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है। कोई ऐसा स्टेप होगा ना जो बहुत धीरे धीरे काम कर रहा होगा, बहुत धीरे धीरे चल रहा होगा, तो सबसे स्लो स्टेप होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। सपोज एक रिएक्शन 20 स्टेप में काम कर रहा है, उस 20 स्टेप में कोई एक स्टेप तो ऐसा होगा ना जो बहुत धीरे धीरे काम कर रहा होगा, कोई एक स्टेप में बहुत धीरे धीरे रिएक्शन हो रहा होगा, वो स्लोएस्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। उसी स्टेप को देख के हम मॉलिक्यूलरिटी भी निकालेंगे और ऑर्डर भी निकालेंगे। वही स्टेप एक पूरे रिएक्शन का रेट बताएगा, रेट मतलब स्पीड बताएगा। अब कहोगे मैम ऐसे कैसे, ये तो नहीं समझ में आया, बिल्कुल भी समझ में आया। तो देखो आपने कभी किसी रिले रेस में पार्ट तो लिया ही होगा, या नहीं लिया तो देखा तो पक्का ही होगा। रिले रेस जो होता है, ये रेस में पार्ट मैं भी काम भी नहीं लेती थी, ज़्यादा नहीं लेती थी, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करती बट भागने दौड़ने में थोड़ा सा पीछे ही रहता। तो ये रिले रेस में जब भी आप पार्ट लेंगे, आपने देखा होगा कि जब भी हम रिले रेस में पार्ट लेते हैं तो एक रिले रेस में 4 बंदे होते हैं, वो बैटन पकड़ के बैटन ऐसे घुमाना होता, मतलब बैटन पास ऑन करना होता है। ये पूरी रेस में सबको डर उस बंदे का होता है जो बंदा धीरे भागता है चारों में। एक टीम में ए टीम के 4 बंदे हैं जिसमें 3 अच्छा भागते हैं और चौथा गंदा भागता है। गंदा मतलब उन तीनों के मुकाबले थोड़ा कमजोर है, तो पूरी टीम को डर होता है कि यार ये थोड़ा अच्छा कर जाए। क्यों? वही टीम को मैच जिता भी सकता है, वही टीम को मैच हरा भी सकता है। यार सोचो, दिमाग खोल के सोचो, क्रिकेट इतने सारे गेम्स हैं, टीम के जो सबसे कमजोर सबसे वैसा प्लेयर होता है ना, थोड़ा दूसरों के मुकाबले कमजोर होता है, वही मैच देखा जाए तो एक्चुअल में मैच वही जितवा देता है। कभी कभी वो कभी ऐसा होता है, कभी भी नहीं चलता है तो उससे लोग कहते हैं कि तुमसे एक्सपेक्टेड था, कभी कभी वो चल जाता है तो मैच जीत जाते हैं। इसी तरह उस रिले रेस में वही स्लो बंदा अगर तेज भाग जाए तो रेस जीत भी सकते हैं, और वो धीरे भाग जाए तो रेस हार भी सकते हैं। मतलब स्लो वाले ने डिटरमाइन करना ना पूरा रेस को। इसी तरह एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसमें बहुत सारे स्टेप हो रहे हैं, तो उसमें स्लोएस्ट स्टेप जो होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, वही किसी रिएक्शन की रेट बताएगा। ठीक है, उसी की हेल्प से हम मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं। चलो क्वेश्चन टाइम। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया, पहला क्वेश्चन बताया फैक्टर्स वाली बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन रेट लॉ को डिफाइन करना आना चाहिए, उसका एक्सप्रेशन बनाना आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस आता है, तो इन्हें बहुत आता है गाइस, इसको याद कर लो। 3 पॉइंट्स है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बीच में क्या आता है, डिफरेंस, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस आता है। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती 0? क्योंकि आप ये बात बताओ, मॉलिक्यूलरिटी 0 कर दोगे मतलब कोई पार्ट नहीं ले रहा रिएक्शन में। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या, कितने लोग रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। अगर मॉलिक्यूलरिटी 0 हो जाएगी, कोई रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, तो कोई रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है तो रिएक्शन तो हो ही नहीं पाएगा ना। तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी 0 बट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी 0। एक डिफरेंस तो मैंने बता दिया, सिर्फ 3 डिफरेंस याद करने हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस की कंपैरिजन करना है।
मॉलिक्यूलरिटी भी स्लोएस्ट स्टेप से डिटरमाइन होती है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी स्लोएस्ट स्टेप से डिटरमाइन होती है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कॉम्प्लेक्स पे भी चलती है, एलिमेंट्री पे भी चलती है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एलिमेंट्री पे चलती है, कॉम्प्लेक्स में भी चलती है, पर इतना एसेसेबल नहीं होती। ठीक है, सॉरी, ये बात आपको याद रहेगी। ये बात ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना आ गया। यहाँ से हम क्या क्या पढ़ना है, यहाँ से हमें पढ़ना है रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन मैं एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगी, सिर्फ एक न्यूमेरिकल, वही 2 न्यूमेरिकल करके आपको, उसके अलावा उस टॉपिक से और कोई न्यूमेरिकल नहीं छेड़ने हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन करना, खत्म, सब बात खत्म। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इस टॉपिक को देख के ना अक्सर बच्चे बोलते हैं मैम मुझे ये टॉपिक नहीं करना, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बिल्कुल नहीं करना ये टॉपिक। ठीक है, मुझे भी नहीं करना आप लोगों को ये टॉपिक, बट हमें यहाँ से क्या चुनाना है, इंपॉर्टेंट बात। क्या इंपॉर्टेंट बात चुनानी है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का एक फॉर्मूला और ग्राफ होगा, फॉर्मूला और ग्राफ होगा। ठीक है, वो फॉर्मूला और ग्राफ जो होता है, दोनों का फॉर्मूला और ग्राफ करना है, खत्म, टॉपिक खत्म। इजी था ना। फॉर्मूला, इसका ग्राफ, इसका फॉर्मूला होगा आर माइनस आर नॉट बाई टी इक्वल टू के, ये जीरो ऑर्डर के लिए होगा। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद करना है जीरो ऑर्डर के लिए, और ग्राफ याद करना है, खत्म बात। फॉर्मूला अप्लाई करना मैं सिखाऊंगी। फर्स्ट ऑर्डर का भी एक फॉर्मूला होगा, फर्स्ट ऑर्डर का भी बस फॉर्मूला करना है और ग्राफ करना है, और कुछ वहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, और कुछ नहीं आता उस टॉपिक से, बिल्कुल इधर उधर नहीं झेलना है, सिर्फ इतना करो और ये टॉपिक खत्म। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, पहले कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में क्या थी, आर इज फाइनल कंसंट्रेशन, टी इज टाइम, एंड टी को टेम्परेचर में समझ लेना, स्मॉल टी बना देती हूँ मैं, जो टेम्परेचर समझ लोगे, के इज रेट कांस्टेंट, जो कि रेट लॉस से आया। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर का एक फॉर्मूला होगा, उसका ग्राफ होगा, बस। फॉर्मूला कैसे यूज करना है मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिराइव करना नहीं आता है तो बिल्कुल सुनना कि मैम डिराइव करना सिखा दो, डिराइव करना टाइम वेस्ट होगा, अभी टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। आपको अभी सिर्फ इसका फॉर्मूला याद करना है और उसका इनको करना है, क्या नाम है, ग्राफ याद करना, ग्राफ याद करना है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, हाफ लाइफ नाम से पता चल रहा है, एक रिएक्शन जब अपनी हाफ लाइफ, आधी लाइफ में पहुंच जाए, उसे बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन reactant of a chemical substance is reduced to its 1/2, मतलब एक केमिकल सब्सटेंस का रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन में एक रिएक्टेंट अपने कंसंट्रेशन का आधा हो जाए, मतलब 100 ग्राम नहीं तो 50 हो जाए, जब एक रिएक्टेंट अपने कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है, जिस टाइम पे वो आधा हुआ है वो उसका हाफ लाइफ ऑफ द कंसंट्रेशन। फिर से इसके भी दो ही जगह से फॉर्मूले होंगे, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से फॉर्मूला, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से फॉर्मूला होगा। समझ में आ गया? जीरो ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर से फॉर्मूले में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला इसका R0/2K फॉर्मूला है इसका, टी हाफ इज टाइम फॉर हाफ लाइफ। ठीक है, इसका है 0.693/K इक्वल टू टी हाफ। ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में R0 नहीं है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन, इट इज इंडिपेंडेंट। कोई भी नहीं है ना, सिर्फ K है और T हाफ है, कंसंट्रेशन तो है ही नहीं। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करता, किसी पे डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रहेगी, कैन चेंज लो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड करता है R0 दिख रहा है, ठीक है। ये टी हाफ के लिए, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ के लिए, इसके भी डेरिवेशन आपको ऊपर दिए होंगे, पर डेरिवेशन इस बार नहीं आ रहा है, डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए अगर तो फॉर्मूला याद रखना है आपको, इसका फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला तो पक्का याद रखना है, बहुत आता है, सिंपल 0.93K 0.693/K। ये आपका एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आउटटेक्स बाहर में क्वेश्चन है,
बाहर आपको के दिए हुए हैं, रेट कांस्टेंट दिए हुए, कुछ चेंज नहीं करना, कुछ कन्वर्जन नहीं करनी, बाहर आपको के की वैल्यू दी हुई है, पुट करो, टी हाफ निकालो। ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस। एक बार उसको भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर वाले मत भूलना, ठीक है, और सी बात मत भूलना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर पढ़ा था ना हमने। चलो, रेट ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंड करता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। चाय बना रहे हैं, चाय का कोई भी खाना बना रहे हैं, एक धीमी आंच में खाना बन रहा है, एक तेज आंच में खाना बन रहा है। जो तेज आंच में खाना बन रहा है उसका रेट ऑफ द रिएक्शन, जो पानी वानी है वो जल्दी जल्दी उड़ जाएगा, पक जाएगा। मतलब किसी चीज़ का मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो उसका रेट ऑफ द रिएक्शन, उसकी स्पीड बढ़ जाती है ना। पानी पहले कम पे बॉईल करो और तेज आंच में बॉईल करो। तेज आंच में बॉईल करने में पानी जल्दी बॉईल होता है, मतलब रेट स्पीड बढ़ गई। तो सिंपल, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन ट्वाइस हो जाता है। ट्वाइस मतलब 2 गुना हो जाता है। तो फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ध्यान सुनना लाइन, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम ट्वाइस, बिकम डबल। कि हर 10 डिग्री, जितना हम 10 डिग्री, जैसे जैसे हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन डबल होता जाएगा। ये बात याद रहेगी आप लोगों को। चलिए, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, K इक्वल टू AE माइनस EA बाय RT, ये फॉर्मूला है, ठीक है। K रेट कांस्टेंट, A आर्हीनियस फैक्टर, आर्हीनियस फैक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। EA आ गया हमारा फेवरेट, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और R इज गैस कांस्टेंट, हमने 11th में पढ़ा था। गैस कांस्टेंट होता है ना, फिक्स वैल्यू होती है T इज, यहाँ पे T टाइम, यहाँ पे T हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिपेंडेंट दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे T टाइम नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रखना हम लोगों ने। ये इसमें K इज रेट कांस्टेंट, A इज आर्हीनियस फैक्टर, जिसने इस फॉर्मूले की बात की थी, E इज एक्सपोनेंशियल पावर, EA एक्टिवेशन एनर्जी, और RT गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ T टेम्परेचर की होगी, अभी बात हम टेम्परेचर डिपेंडेंस की कर रहे हैं ना, टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूले थोड़े से इस चैप्टर में 2-3 फॉर्मूले वो याद रखना है बस, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना। चलो, हम पहले सबसे बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इसी की बात करनी है भाई हमने। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? सपोज करो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ए रिएक्टेंट था, बी, ए से बी तक जाने में ए रिएक्टेंट था और बी प्रोडक्ट था। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जब ए से बी तक गई तो बीच में बहुत सारे स्टेप्स हुए होंगे, बहुत सारी अलग प्रोडक्ट बनने से पहले बहुत सारी अलग अलग चीजें बनी हुई होगी। जो बीच में चीजें बनती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो बीच में चीजें बनती है, उन्हें हम इंटरमीडिएट कहते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच में, सिंपल। तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनने से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के सफर में जो बीच में चीजें बनती है जो कि अनस्टेबल होती हैं, उन्हें हम इंटरमीडिएट कहते हैं। इन्हीं इंटरमीडिएट को बनाने की एनर्जी, द एनर्जी यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। सिंपल था ना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी ए से बी तक जाने में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने में एक्टिवेट बीच में क्या होता है? इंटरमीडिएट बनता है। वो इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है टूट के प्रोडक्ट बनाता है। वो ज़्यादा देर रहेगा तो रिएक्शन हमारी हो नहीं पाएगी। तो किसी भी रिएक्टर और प्रोडक्ट में जो इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट को बनाने में जो एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, वो सिंपल चीज, अगर नाम से एक तरह ट्रिक बनाओ तो क्या बनाओगे कि वो चीज़ों को एक्टिवेट कर रहा है कि यार जल्दी जल्दी काम करो और प्रोडक्ट की तरफ जाना है। तो वो क्या कहता है? इंटरमीडिएट बनाने में जो एनर्जी लगती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, इंटरमीडिएट जितनी ज़्यादा होगी, इंटरमीडिएट उतनी ज़्यादा समय तक रहेगा और प्रोडक्ट बनने में दिक्कत होगी। मेरे कहने का मतलब है एक्टिवेशन ज़्यादा एनर्जी लग रही है, मतलब इंटरमीडिएट बहुत टाइम बाद बन रहा है, बहुत देर लग रहा है बनने में। जब वो ही बहुत देर लग रहा है बनने में तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? प्रोडक्ट तो बन ही नहीं पाएगा। तो सिंपल बात याद रखना, ये ग्राफ याद रखना, ग्राफ आता है, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने के बीच में ऐसा ग्राफ बनता है। इजी था ना, देखना बहुत इजी है।
एक्टिवेशन एनर्जी मैंने क्या बताया, एक्टिवेशन एनर्जी जब ट्रांजिशन हो रहा होता है, ट्रांजिशन कहने का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो बीच में ट्रांजिशन हो रहा है ना, एक से दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो इन बीच में ट्रांजिशन स्टेट होती है, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी होती है। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा रहेगी, जितनी ज़्यादा होगी इंटरमीडिएट उतनी ही देर के लिए ज़्यादा रहेगा, जितनी ज़्यादा देर के लिए इंटरमीडिएट रहेगा प्रोडक्ट उतनी देर में बनेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम होना पड़ेगा रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ाने के लिए। साइड में लिख लो, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो रेट ऑफ द रिएक्शन के हमेशा इनवर्सली चलती है। देखो ये ग्राफ रिएक्टेंट था, ठीक है, एनर्जी बढ़ी, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई। ये क्या बढ़ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ई। अब एनर्जी को नीचे आना पड़ेगा, ये ई का ग्राफ है, ये का ग्राफ है, एनर्जी को नीचे आना पड़ेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल ग्राफ, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बदल रहा है, एनर्जी बढ़ी, अब एनर्जी को कम होना पड़ेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कम होना पड़ेगा तभी रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा। सिंपल। तो कभी कोई तुमसे पूछे एक्टिवेशन एनर्जी का क्या डिपेंड करता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये ग्राफ याद रहेगा। पहले एनर्जी कम थी, फिर एनर्जी बढ़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी तो ट्रांजिशन स्टेट होगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है, फिर एनर्जी को कम होना पड़ेगा प्रोडक्ट बनने के लिए। ठीक है, इससे मतलब हमें बात क्लियर होगी कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम होना पड़ेगा प्रोडक्ट बनने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा। और यहाँ पे एक और फॉर्मूला है 2.303, वो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी, वो इसी को लॉग में लाया हुआ फॉर्मूला है। मत सोचना मैम लॉग आ गया फिर से लॉग पढ़ना कैसे कहूँगी। ये फॉर्मूला आपको, यही फॉर्मूला थोड़ा आगे, ये फॉर्मूला का यूज भी बहुत कम है, वो जो आगे फॉर्मूला आएगा उसका यूज बहुत ज़्यादा है। आप एक बार चाहो तो ये फॉर्मूला सिर्फ देखना है ना, वो जो नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा उसको हमें याद करना है। ठीक है, इस फॉर्मूला को छोड़ भी सकते हो, बस टर्म्स याद रखना। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और गाइज अब यहाँ तक हमने पढ़ाई कर ली है तो थोड़ी देर जाइए, आप लोग थक पक गए होंगे, थोड़ी देर रेस्ट, 5 मिनट का एक थोड़ा सा वॉक मार के। लेकिन पढ़ाई के लिए ना एक मैं बात बताती हूँ, स्टूडेंट मैं भी हूँ, अब मैं भी एग्ज़ाम्स पढ़ाई चल रही है मेरी मास्टर्स की, तो मैं आपको बहुत बताती हूँ। मैं भी जब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी तो मैंने ये बात नोटिस की कि पढ़ते हुए नींद बहुत आती है, बहुत नींद आती है बच्चों को, पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा नींद आती है। और जब टॉपिक हमारी थोड़ी सी उससे IQ से थोड़ा हल्का सा ऊपर चला जाता है तब तो नींद एकदम तीव्रता पे आती है, ऐसा लगता है कि ओह छाती ऐसे हम गिर रहे हैं। देखो इसका सिंपल तरीका है, पढ़ना तो है ही, पढ़ने को स्किप नहीं कर सकते, नींद को स्किप करना पड़ेगा। एक फटाक से वॉक ले लो क्या, बगल में पानी रखा करो। मैं ये नहीं कह रही आके पानी मार लूँ मुँह पे, इस ज़्यादा हो जाएगा ठंड में। जैसे ही आपको ऐसा लगे नींद आ रही है, चैप्टर भी पढ़ना है, चैप्टर छोड़ना नहीं है, और फ़ोन से तुम आँख बहुत दर्द हो रही है, थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद करो। अभी अब ऐसे सो मत जाना, ठीक है, वॉक करो 1 मिनट की वॉक, नहीं टाइम लगा वॉक कर लो, डांस कर लो, अपनी मर्जी का कुछ भी कर लो, पर मूवमेंट ज़रूरी है। या बगल में कुछ ऐसे खाना रखो, खाने में ना कोई भी वो जंक फूड मत रखना, जंक फूड रखोगे ना तो बहुत नींद आएगी। तो सिंपल जैसे कोई बनाना टाइप का रख लो, तो ये बनाना जो होता है वो हमारे अंदर का हार्मोन को एक्टिवेट करता है बहुत से, बनाना टाइप का रख लो। तो जब ये तुम चीज़ें अपने ये सब चीज़ें करो, ये थोड़ी ट्रिक्स हैं अपने कुछ जगा के रखने की ताकि नींद ना आए। ठीक है, पानी रखो, पानी पी सकते हो, वॉक कर सकते हो, डांस करना पसंद है डांस कर लो, एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो, कोई भी एक योगा वाला करने का मन है योगा कर लो। ठीक है, तो सिंपल ऐप बनाना खा लो तो इससे नींद टूट जाएगी। और 5 मिनट फिर आँख थोड़ा बंद करो, ऐसे हाथ को रब करो, आँख पे लगाओ, थोड़ी देर बाद खोल लो और स्टार्ट करो। ठीक है, यही करना होता है, इससे क्या होता है नींद चली जाती है और फिर पढ़ाई होता है। चलिए ये सब कर लिया है तो अब आप आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, ये सब थोड़े टेक्टिक्स होते हैं कि जब पढ़ाई थोड़ी भारी पड़ जाए, सर दर्द, आँख दर्द, नींद आए, तो ये सब काम कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन हो गया, मैंने बताया तुम लोगों को कि वो जो रिएक्शन है। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक पे आ गया। देखिए हम पढ़ते कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट जो होता है मैंने बताया, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रेट ऑफ द रिएक्शन में को बढ़ाता है। मतलब वो रिएक्शन में खुद नहीं घुसता, मतलब वो रिएक्शन में खुद कभी नहीं जाता है, वो रिएक्शन की सिर्फ रेट को बढ़ाता है। तो सोच के देखो कैटलिस्ट का और एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रिश्ता बन सकता है। सोचो एक बार, अगर कैटलिस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ा रहा है और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ता है तो रेट ऑफ द रिएक्शन कम होता है, तो इनका रिश्ता हमेशा किसका चलेगा, इनवर्सली का रिश्ता चलेगा।
इसका चलेगा इनवर्सली का रिश्ता, मतलब कैटलिस्ट हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा तभी तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा। मतलब ये 3 बंदे ऐसे चलते हैं, कैटलिस्ट, ये एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ द रिएक्शन, ये ऐसे चलते हैं। ये टेबल याद रखना। कैटलिस्ट और रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली चलते हैं, ये दोनों साथ बढ़ेंगे साथ घटेंगे। कैटलिस्ट बढ़ेगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा, कैटलिस्ट की ताकत बढ़ेगी तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा। ये ऐसे चलता है। एक्टिवेशन कैटलिस्ट का एक और काम होता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा तभी तो रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाएगा। ठीक है ना, ये बात सिंपल सी, ये फंडा याद रखना, याद रहेगा। चलिए अब जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी सुना होगा। फिर कोलिजन करना मतलब क्या होता है? कोलिजन मतलब करना होता है कि ये दो रिएक्टेंट, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ये दोनों को आपस में कोलाइड करना पड़ेगा तभी जगह प्रोडक्ट बनेंगे। अब इन्हें ऐसे कोलाइड करा, मतलब इफेक्टिव कोलिजन ही नहीं था। कोलाइड करने के लिए इन दोनों की इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि सिंपल कि ये तो एक दूसरे के ओरिएंटेशन, इन दोनों के ये कोलाइड करें, अंदर किसी कुछ फर्क ही नहीं पड़ा तो क्या बॉन्ड टूटेंगे? नए बॉन्ड बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो कोलिजन मस्ट शुड बी इफेक्टिव टू कैरी आउट रिएक्शन। रिएक्शन कराने के लिए कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए। ये दोनों जब टकराए तो आपस में बॉन्ड नए बन जाने चाहिए और पुराने बॉन्ड टूट जाने चाहिए या टूटने की कगार पे आ जाने चाहिए। तो कोलिजन शुड बी या मस्ट बी इफेक्टिव टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? और कोलिजन को हम किससे वो करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। कोलिजन को इसके कोलिजन फैक्टर बोलते हैं इसको हम किससे डिनोट करें? जेड से। एक इफेक्टिव कोलिजन जितना ज़्यादा होगा, कोलिजन जितना ज़्यादा होगा और इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। समझ में आ गया? आज इतने ही टॉपिक हमें केमिकल में पढ़ने थे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपको जो एनसीईआरटी के लिए करने हैं, वो एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मतलब क्या है कि अभी थोड़ा 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लो। अब मैं आपको क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ तो आप थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है गाइस, ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख दिए हैं केमिकल काइनेटिक्स के। सिर्फ ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। ये इतने ही क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका केमिकल काइनेटिक्स काफी अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो जाएगा। अब आप लोग क्या नाम है, हर रोज हमारी 8 साढ़े 8 के बीच में रोज हमारी वीडियो आ जाएगी, न्यू चैप्टर की 1 शॉर्ट वीडियो आ जाएगी। तो सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन आपके चैनल पे आता रहेगा तो आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।